नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे मॉडल पेपर्स के हवाले से। जैसा कि हमारे जो असातिज़ा किराम एलिमेंट्री लेवल तक काम करते हैं यानी मिडल स्कूलों में, तो उनको मालूम होगा कि आज यानी 15 नवंबर 2024 को SCERT की तरफ से क्लास 8th के जो मॉडल पेपर्स है वो मंजर आम पर लाए गए। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी इजरा की गई है कि जो क्लास 8th समेटिव असेसमेंट जो कि मार्च 2024 में होने वाला है, उसके जो मॉडल पेपर्स हैं वो जम्मू कश्मीर SCERT की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे आज के ये मॉडल पेपर्स हैं क्या, किस तरह इनको बनाया गया है और ये किस तरह हमारे जो असातिज़ा किराम है उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और स्कूलों में जो हमारे बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनको इन पेपर से क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि SCERT की तरफ से एज पर द इंटरवेंशंस ऑफ NEP 2020 एक नई स्कीम ऑफ असेसमेंट पहले ही लागू हो चुकी है जम्मू कश्मीर यूटी में, जिस स्कीम का नाम है स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम। अगर आप इस स्कीम के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल पर आपको वो वाली प्रेजेंटेशन भी मिलेगी और इसी तरह एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस जो कि SCERT की तरफ से 2023-24 सेशन से इजरा किया गया है, उस हवाले से भी आप डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी SAES एंड एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस, इनके मुताबिक ही जो मॉडल पेपर्स है उनको तैयार किया गया है। तो लाजमी बनता है कि जो भी हमारे सिस्टम के साथ वाबस्ता स्टेक होल्डर्स हैं वो इन मॉडल पेपर्स को देखें और जो हमारे स्कूलों में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एज पर द डिजाइन ऑफ असेसमेंट या जिस तरह के पेपर्स कल को समेटिव असेसमेंट में आएंगे उसी के मुताबिक हमारे जो टीचर्स हैं वो अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी पेडागोजी को मॉडिफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली बच्चों को तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम सोशल साइंस का जो पेपर है, सोशल साइंस क्लास 8th, उसके हवाले से एज एन एग्जाम्पल बात करेंगे और आगे वाली प्रेजेंटेशंस में हम फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी एक एक करके लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो ये मॉडल पेपर्स हैं इसके हवाले से चंद एक गाइडलाइंस या की नोट्स आप मद्देनजर रखेंगे और उसके बाद ही इन पेपर्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात, दीज पेपर्स जो ये पेपर्स बनाए गए हैं स्ट्रिक्टली adhere to the syllabus breakup as per academic calendar cum syllabus notified by JKSCRT। यानी जो भी ये पेपर्स है ये एज पर द न्यू सिलेबस जो नोटिफाई पहले ही हो चुका है उसके मुताबिक है और जो टीचर्स हमारे हैं जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उनको नोट करना चाहिए कि हर एक जो हमारा सब्जेक्ट है, जो 6 सब्जेक्ट जैसे हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं उनमें लर्निंग आउटकम्स या चैप्टर्स को बाकायदा तौर पर समेटिव असेसमेंट के जो 50 मार्क्स हैं उनके उस असेसमेंट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। सो अगर आप बच्चों को समेटिव असेसमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इस समेटिव असेसमेंट के लिए लर्निंग आउटकम्स या जो चैप्टर्स हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स में उनको पहले ही नोटिफाई किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। तो तीसरी बात, जो ये पेपर्स हैं इनमें ख्याल रखा गया है कि ये पेपर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड हों। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इन द सेंस ये बच्चे की सिर्फ रोट मेमोराइजेशन को चेक ना करें बल्कि बच्चे की जो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, क्रिएटिंग, इवेलुएटिंग, ये जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं इन सब को प्रपोर्शनेटली
चेक किया जाए। तो पेपर्स अगर आप अपने जो बाकी आपके क्लासेस है उनके लिए बनाते हैं, या ये जो पेपर्स आपके सामने अब एससीईआरटी की तरफ से आए हैं, इनमें बाकायदा तौर पर इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो ये कॉग्निटिव लेवल्स हैं इनको ड्यू परसेंटेज मिले, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और क्रिएटिंग, इवेलुएटिंग वगैरह चीजों को, ताकि बच्चे की जो नॉलेज लेवल है, हमारे बच्चे की जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव या साइकोमोटर डोमेन्स में जो उसकी लर्निंग लेवल्स हैं उनको चेक किया जा सके। उसके बाद ये जो पेपर है, जो पेपर्स मंजर आम पर लाए गए हैं, ये एज पर द न्यू असेसमेंट स्कीम है जिसका नाम है स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम। अगर आप इस बारे में भी जानना चाहते हैं तो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मेरी यूट्यूब चैनल पर पहले ही आपको मिलेगी। और before going through the papers, the subject teachers should go through the design of assessment as given in academic calendar cum syllabus। तो ये बात जरूरी है कि जब आप पेपर्स का इस्तेमाल करेंगे, जब आप पेपर्स को देखेंगे, आपको डायरेक्टली पेपर्स नहीं देखने हैं, उससे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का जो असेसमेंट डिजाइन या असेसमेंट स्कीम जो बनाई गई है इंडिविजुअलाइज्ड सब्जेक्ट में, उसको देखना है, तब जाकर आप इस या इन पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए एज एन एग्जाम्पल हम सोशल साइंस क्लास 8 का पेपर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखा गया है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो 3 कॉग्निटिव लेवल्स बनाई गई हैं, जैसे कॉग्निटिव लेवल 1 CL1, इसमें आप बच्चे का जो रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है वो चेक करेंगे। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जिनके जरिए से रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों कॉम्पिटेंसीज आप चेक कर सकें। उसके बाद कॉग्निटिव लेवल 2 में आप अप्लाइंग वाला पोर्शन लेते हैं, और कॉग्निटिव वाला लेवल 3 जो है, इसमें आप एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ये इस टाइप के क्वेश्चंस डाल सकते हैं। लेकिन जब पेपर बनाया गया है, तो पेपर का जब ब्लूप्रिंट बनाया गया है सोशल साइंस क्लास 8 का, इसमें रिमेम्बरिंग एंड दिस अंडरस्टैंडिंग के लिए टोटल 18 आउट ऑफ 50 मार्क्स रखे गए हैं, दैट मीन्स 36%। इसी तरह अप्लाइंग और मैप्स वगैरह के लिए 20% यानी 10 मार्क्स, और फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग के लिए 44% मार्क्स। जब आप पेपर्स के थ्रू जाएंगे तो वहां पर आपको ये वाला ब्रेकअप बाकायदा तौर पर मिलेगा कि आपको CL1 के लिए 18 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, इसी तरह 18 इन द सेंस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, टोटल मार्क्स उनके कॉग्निटिव लेवल 1 को लेकर 18 ही मार्क्स होंगे। इसी तरह 2 को 10 एंड कॉग्निटिव लेवल 3 के लिए 22, तो टोटल 50 मार्क्स बन जाता है। आप इस ब्लूप्रिंट पर देखिए, ये ब्लूप्रिंट या जो ऊपर वाला ब्रेकअप है, ये पहले ही हमारे सिलेबस में, एकेडमिक कैलेंडर में दिया गया है। तो जब आप इस ब्रेकअप को देखेंगे, जैसे आप क्वेश्चन फॉर्मेट किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, सिलेक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके लिए कितने हैं आप देखिए, 3 हिस्से हैं। फिर सिलेक्टेड रेस्पॉन्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनका 1 मार्क्स होगा, तो टोटल ये क्वेश्चन 7 होंगे, यानी 7 मार्क्स MCQs। इसी तरह केस बेस्ड, डेटा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन CBMCQs, 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, लेकिन 3 मार्क्स टोटल इस वाले पोर्शन में होंगे। इसी तरह assertive reasoning, multiple choice questioning, this is something new that has been brought in these papers, assertive reasoning। तो इसमें आप देखिए हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड रिस्पॉन्स में 1 मार्क्स का होगा और टोटल 3 मार्क्स होंगे इस वाले पोर्शन के लिए। आप देखिए राइट साइड में 7 जो ब्लू कलर्ड है, इसी तरह फिर 3 और फिर नीचे फिर 3, ये बन जाता है टोटल 13 मार्क्स। यानी सिलेक्टेड रेस्पॉन्स में जो आपको टोटल क्वेश्चंस एज पर दिस डिजाइन लेने हैं, वो आपको 13 मार्क्स लेने हैं, और फिर जो ये 13 मार्क्स हैं, इनको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको
एमसीक्यूज में कॉग्निटिव लेवल 1 और इसी तरह 2 एंड कॉग्निटिव लेवल 3 में, तो टोटल आपको 13 मार्क्स हम कह सकते हैं एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप लेने हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स, दैट मीन्स हम आम टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं लॉन्ग आंसर या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ना हो। इसमें आप वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस लेते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के 2 मार्क्स होंगे, तो टोटल आपको 6 क्वेश्चंस इस टाइप के लेने हैं सोशल साइंस क्लास 8th में, तो टोटल मार्क्स आपके 12 बन जाते हैं। इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स लेते हैं, तो कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 3 मार्क्स के जो हैं वो आपको, आप देखिए 5 क्वेश्चंस टोटल लेने हैं और यहां पर आप नीचे देख सकते हैं 15 बन जाता है, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 5 लेने हैं, 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, तो इसी तरह 15 मार्क्स टोटल बन जाते हैं। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको 2 लेने हैं, तो टोटल 10 मार्क्स बन जाता है। लेकिन जब आप ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आपको ख्याल रखना है ऊपर वाला जो हमने स्लाइड लिया कि कॉग्निटिव लेवल 1, 2 एंड कॉग्निटिव लेवल 3, जिसमें आपने देखा होगा, आप देखिए CL1 में 18 मार्क्स, CL2 में 10 मार्क्स, CL3 में 22 मार्क्स। यहां पर जब आप क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि जो कॉग्निटिव लेवल 1 के आपको 18 मार्क्स हैं, कॉग्निटिव लेवल 2 के आपको 10 मार्क्स हैं और कॉग्निटिव लेवल 3 के आपको 22 मार्क्स हैं। ओवरऑल इस वाले टेबल में आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और अकॉर्डिंगली इसी डिजाइन के मुताबिक आपको क्वेश्चंस डेवलप करने हैं। तो अब हम जो मॉडल पेपर SCERT की तरफ से आया है उसको देखेंगे कि क्या किस तरह इन चीजों का ख्याल रखा गया है। ऊपर जो हमने पेपर डिजाइन डिस्कस किया, उसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि कहीं पर 1-2 मार्क्स हम उधर इधर कर सकते हैं। वो इसलिए कि जो हमारा ओवरऑल परसेंटेज या वेटेज है, कहीं पर हमारा रिमेम्बरिंग वाला पोर्शन या कॉग्निटिव लेवल 1 वाला पोर्शन 1-2 मार्क्स ज्यादा जा सकता है या 1-2 मार्क्स कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं रखनी है। तो जिस तरह आप यहाँ पर जो हमारा समेटिव असेसमेंट सोशल साइंस वाला पेपर है क्लास 8th का, इसमें 4 सेक्शंस रखे गए हैं। सेक्शन ए में 1 से 10 मार्क्स, 1 से 10 जो क्वेश्चन नंबर हैं उनका 1-1 मार्क्स है, तो टोटल हमारे सेक्शन ए में एमसीक्यूज 10 ही आते हैं। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कहीं पर 13 आएंगे, सो 13 के इर्द गिर्द 2-3 मार्क्स कम या 2-3 मार्क्स ज्यादा इस चीज की गुंजाइश रखी गई है। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि तीनों जो लेवल्स हैं उनका एक अप्रोप्रिएट जो प्रपोर्शन है वो हमारे पेपर में आना चाहिए। इसी तरह सेक्शन बी फिर आप देख सकते हैं, दिस इज विजिबल टू यू, आपके पास पेपर भी होगा, आप देख सकते हैं कि सी और डी में किस तरह किस टाइप के क्वेश्चंस या कितने क्वेश्चंस रखे गए हैं। हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे मैंने ऊपर बात की कि जो क्वेश्चन पेपर है इसमें ख्याल रखा गया है कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड हों और इसमें बच्चे की जो परफॉर्मेंस हम चेक करें वो हम कॉम्पिटेंसीज की बुनियाद पर चेक करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम नॉलेज वाला पोर्शन या जिसको हम अवेयरनेस वाला पोर्शन ही बच्चे का चेक करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शन ए में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 was the upper caste who were responsible for the Harijans being unfit today, who said it? This is just a remembering question. बच्चे ने अगर इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा होगा एक बार, सो रिकॉल करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह दलित जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, तो दिस इज आल्सो ए रिमेम्बरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। इफ ए 13-year child is working in a factory manufacturing carpets, which fundamental of the right of the child is violated? कौन सा फंडामेंटल राइट बच्चे का
वायलेट हो रहा है। सो आप देखिए, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिमेम्बरिंग, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे को जो है थोड़ा यहाँ अपना थॉट प्रोसेस इस्तेमाल करके जो डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनालाइज करके फिर जजमेंट देना है कि कौन सा जो फंडामेंटल राइट है बच्चे का वायलेट हो रहा है। सो दिस इज नॉट ए सिंपल रिमेम्बरिंग क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चा किसी चीज को एनालाइज कर रहा है और एनालिटिकल सोच यहाँ पर बच्चे का इस्तेमाल होकर वो किसी नतीजे पर पहुंचता है। सो हम इसको एनालाइजिंग में डाल सकते हैं। आगे आपका जो इसका ब्लूप्रिंट है पेपर का वो देख सकते हैं, तो तब जाकर वहां आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 किस कैटेगरी में एक्चुअली आता है। इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991, the Supreme Court held that right to life is a fundamental right under Article 21 of the Constitution and it includes right to the enjoyment of। देखिए, एक सिचुएशन बच्चे के सामने रखी गई है, अब बच्चे को फिर से एनालाइज करना है जो ये पर्टिकुलर केस है इसमें किस राइट की बात कही गई है। तो बच्चे को थोड़ा एनालाइज करना है, सोचना है, थॉट प्रोसेस उसका स्टिमुलेट होगा, तब जाके वो सही आंसर दे पाएगा। When birth rate and death rate are same, population increases, stays same। So यहाँ पर भी बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है इस्तेमाल होगा और फिर जाके वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। Mall of Srinagar, a mega infra project helmed by Dubai-based Emaar Group was announced in simple a remembering question। The term Thara Mukhartham means। So ये वाला क्वेश्चन भी रिमेम्बरिंग में आएगा। लोकसभा सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर। अगर आप इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि किस वाली कॉम्पिटेंसी में आएगा। दीज आर फ्यू मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पर मैचिंग करनी है, तो मैचिंग में आप देख सकते हैं कि बच्चे को ए वाली कैटेगरी में कौन सा सही ऑप्शन है, बी है या सी है या डी, किस चीज के साथ कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मैप हो रहा है। सो यहाँ पर पूरा बच्चे को अपना थॉट प्रोसेस इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही वो किसी राइट आंसर पर पहुंच सकता है। सेक्शन बी, ऑन 15th August 2022 India celebrated 76 years of its existence as a free nation. In your opinion, to what extent has it fulfilled the ideals set out in its constitution? Yes, this is very important question. अब देखिए, यहाँ पर बच्चे की ओपिनियन मांगी जाती है, उसका आइडिया मांगा जाता है, उसकी क्रिएटिविटी चेक हो रही है। दिस इज नॉट सिंपली रिमेम्बरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ ये नहीं है कि बस बच्चे ने याद किया, बल्कि यहाँ पर बच्चे अपना जो ओपिनियन है उसकी क्रिएटिविटी हम चेक कर रहे हैं। सो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा होगा, हमें इसी के मुताबिक ही वो डिजाइन करना है ताकि हम इन चीजों का वहां पर भी स्कोप रख सकें। ऐसा ना हो कि हम जिस तरह अक्सर हम करते थे कि बस नोटबुक्स बनाएं, फिर जो क्वेश्चंस हमने दिए वही याद करो, बल्कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी अब आ सकते हैं जो कि डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक पर नहीं मिलेंगे, नोट्स या जो गाइड्स इस हवाले से आते हैं उन पर नहीं मिलेंगे। तो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है या जजमेंट पावर है उसको भी हमें चेक करना है। लिस्ट 2 फैक्टर्स दैट लेड टू द फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर इन 1846। दिस इज another question. What do you think Jyotirao Phule meant by me and here, there and again? देखिए, यहाँ पर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन फिर से रखा गया है। बच्चे से कहा जाता है what do you think? तो you can get different opinions in this very question। तो यहाँ पर भी बच्चे की क्रिएटिविटी या उसकी जो एनालिटिकल पावर है वो भी चेक किया जाएगा। इफ यू वर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लिस्ट 2 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क। देखिए, फिर से
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो बच्चे से पूछा जाता है, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ दिस पार्लियामेंट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और जस्ट गिव 2 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क। तो फिर से उसको इन्वॉल्व किया जाता है, उसकी कॉम्पिटेंसीज को चेक किया जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनुअल स्कैवेंजिंग? सो डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी। देखिए, डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी। फिर से इवेल्युएशन पावर बच्चे का चेक किया जाता है। इवेल्युएट किया जाता है कि बच्चा सही जज कर पाता है कि ये जो एनवायरनमेंट है ये पब्लिक फैसिलिटी है, किस तरह ये पब्लिक फैसिलिटी है, तो उसी चीज को यहाँ पर चेक किया जाता है। Question number 17. How was the opening of Tulip Garden boosted? How has the opening of Tulip Garden boosted tourism industry of J&K? फिर से देखिए, आप लोकलाइज किया जाता है चीजों को। सो कहा जाता है कि किस तरह टुलिप गार्डन ने जो J&K की टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बूस्ट किया। तो बच्चे डिफरेंट ओपिनियन दे सकते हैं। जो बच्चों का रिस्पॉन्स होगा, एक डायमेंशन को टच करेगा, दूसरा दूसरे डायमेंशन को टच कर सकता है। तो इसी तरह दिस इज अ टाइप ऑफ दिस क्रिएटिंग, और वी कैन से यहाँ पर बच्चे की क्रिएटिविटी चेक की जा रही है। बोथ द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ, दिस इज सेक्शन सी, Kenya are high. Describe the shape of its population pyramid. फिर से बच्चे का competency based क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन पिरामिड बनाएगा बच्चा, उसमें हमें उसका जो सिकल है वो भी पता चलेगा कि उसके साइकोमोटर जो या आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो भी चेक कर सकते हैं। सो फिर क्वेश्चन को सही अंदाज में फिर रिप्रेजेंट कर पाता है, वो भी पता चलेगा। Had the rebellion of 1857 not broken, what would have been the fate of customary religious and social practices of people of India? This is very important question. देखिए, हम अक्सर वो चीजें पढ़ाते हैं जो हम पढ़ाते आए हैं, कभी हमने बच्चे को आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज या ओपिनियन देने की के लिए कहा ही नहीं है। सो यहाँ पर आप देखिए, बच्चे से पूछा जा रहा है, had the rebellion of 1857 not broken, अगर ऐसा 1857 का इनकलाब नहीं आया होता तो कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ पीपल जो इंडिया के हैं उसका फेट क्या होता, कैसे होते हैं वो चीजें। सो एक बार फिर बच्चे से उसकी ओपिनियन मांगी जाती है। सो यहाँ पर डायरेक्टली किसी किताब से बच्चे को आंसर नहीं मिलेगा। अगर उसने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, अब उसको जज करना है, अब उसको चीजों को एनालाइज करना है, फिर किसी नतीजे पर पहुंचकर अपनी जो राय है वो देनी है। How are the fundamental rights different from directive principles of state? Simple remembering type of question. What is the role of police in investigating a crime? So यहाँ पर भी understanding वाला क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन डी आप देखिए, लिस्ट 5 प्रैक्टिस दैट कैन बूस्ट द आउटपुट ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। सो दिस इज आल्सो एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। बच्चे से मांगा जाता है कि आप 5 क्रॉप्स का नाम बताओ जो आपके इलाके में जो ग्रोथ है, प्रैक्टिस दैट कैन बूस्ट आउटपुट ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। 5 प्रैक्टिसेस का नाम बताओ, ऐसे काम बताओ जिनसे आउटपुट क्रॉप्स का बढ़ सकता है। सो लोकलाइज्ड क्वेश्चन है, एक इलाके का बच्चा एक टाइप का आंसर दे सकता है, दूसरे इलाके का दूसरे टाइप का आंसर दे सकता है। सो दोनों बच्चे करेक्ट हो सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर फिर से बच्चे को कम्युनिटी के साथ या अपने जो सराउंडिंग से उनके साथ कनेक्ट करके फिर एनालिसिस, अप्लाइंग या हम कह सकते हैं इवैल्यूएशन बच्चे की हो रही है। सो दिस इज मैप रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सिकल है या इस सोशल साइंस में। तो यहाँ पर एक मैप दिया गया है, तो कहा जाता है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट एनी 2 मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स। सो बच्चे का यहाँ पर फिर से हमें देखना है कि मैप रीडिंग सिकल जो उसका है, क्या वो मैप को समझ पा रहा है, फिर जो कुछ उससे मांगा जा रहा है उसको दिखा पा रहा है कि नहीं। सो मैप्स अप्लाइंग वाले पोर्शन में जिसमें हमने कहा था कि उसमें 10% मार्क्स रखे गए हैं, 10 मार्क्स ज्यादा रखे गए हैं, तो यहाँ पर वही चीज चेक की जा रही है। आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज, इसी तरह
आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज को बच्चे को यहाँ पर मैप में दिखाने हैं। सो वर्ल्ड मैप का कॉन्सेप्ट बच्चे ने अगर सीखा है तो ये वाली चीजें बच्चा आसानी से कर सकता है। तो इस तरह हमने जो क्लास सोशल साइंस क्लास 8 का था वो उसका जो मॉडल पेपर हमारे सामने आया है उसको देखा। ये ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पेपर बनाएं तो सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट ही डिजाइन करें। ब्लूप्रिंट में आपको दिखाना क्या है, जैसे आप इस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राइट लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। रिमेम्बरिंग पोर्शन जो इस वाले पेपर में है वो 16 आया है। हमने ऊपर जो डिजाइन में बात की थी हमने वहां पर 18% रखे थे रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आप यहाँ देखिए रिमेम्बरिंग थोड़ा ज्यादा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग 20%, अप्लाइंग 12%, इवैल्यूएटिंग 22%, एनालाइजिंग 6%, क्रिएटिंग 24%। तो फिर रिमेम्बरिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है वो भी यहाँ पर आपको बताना है ताकि फिर जो परसेंटेज है उसके साथ हम इसको मैप कर सके। क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6 दिस comes under remembering portion। इसी तरह 15 एंड 21 फिर अंडरस्टैंडिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी दिए गए हैं, और इसी तरह अप्लाइंग और बाकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनमें दिए गए हैं। ये ब्लूप्रिंट आप तब बना सकते हैं जब सबसे पहले आपको यही ब्लूप्रिंट बनाना है। जब आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे तब जाके आप अपना जो पेपर है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस कोशिश से आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी इस पेपर को समझने में। और इस पेपर को समझने से ज्यादा अहम ये बात है कि आप जो एकेडमिक कैलेंडर में डिजाइन ऑफ असेसमेंट आया है उसको समझे। उसके बाद किस तरह आपको क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, किस चीज का ख्याल रखना है, किस चीज को कौन सी लेवल किस परसेंटेज की लेनी है, उन चीजों का आप ख्याल रखेंगे। जब आप इस तरह पेपर को जहन में रखेंगे तो लाजमी बात है कि आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा वो भी उसी ढंग का होगा। क्योंकि आपने ऊपर देखा कहीं पर हम क्वेश्चंस इस नौयत के पूछते हैं जहां पर बच्चे की राय, बच्चे की ओपिनियन, बच्चे का आइडिया वो मांगा जाता है। सो हमें क्लासरूम में पढ़ाते समय भी इन चीजों का ख्याल रखना है। सो दिस क्वेश्चन पेपर या मॉडल क्वेश्चन पेपर will help us in modifying our teaching learning process in our classrooms। और जो हमारा टीचिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेस है वो भी इसी पेपर या इन्हीं कॉम्पिटेंसीज के साथ अलाइनड होकर बच्चे की जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है और जो हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग है उसको एंश्योर करेगा। आई होप दैट you will get benefited from this very presentation। और नेक्स्ट टाइम हम जो इंग्लिश पेपर या मैथमेटिक्स पेपर है उन पर भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।